जब सत्ता के नशे में चूर एक पुलिस वाला बीच सड़क पर एक गरीब ऑटो ड्राइवर को थप्पड़ मारता है तो उसे अंदाजा भी नहीं होता कि पीछे की सीट पर बैठी साधारण सी लड़की असल में जिले की भाग्य विधाता है। 2000 रुपए की रिश्वत और एक महिला के आत्मसम्मान पर चोट की कीमत इंस्पेक्टर को अपनी वर्दी देकर चुकानी पड़ी। उस सुबह की शुरुआत किसी आम दिन जैसी ही थी, लेकिन शहर की आबो हवा में एक अजीब सी भारीपन महसूस हो रहा था। सूरज की किरणें ऊंची इमारतों से टकराकर जब नीचे की तंग गलियों में पहुंचती थीं, तो वहां संघर्ष की एक अलग ही कहानी बयां होती थी। अदिति, जो इस जिले की नई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम नियुक्त हुई थीं, आज एक अलग ही इरादे से घर से निकली थीं। वे चाहती थीं कि बिना किसी तामझाम और बिना किसी प्रोटोकॉल के एक आम नागरिक की तरह अपने शहर की नब्ज को पहचाने। उन्होंने सादे कपड़े पहने, अपनी छोटी बहन को साथ लिया और निकल पड़ी उस दुनिया की हकीकत देखने जो अक्सर फाइलों और कागजों में दबकर रह जाती है। रास्ते में उनकी चमचमाती सरकारी गाड़ी अचानक बीच सड़क पर जवाब दे गई। ड्राइवर ने हाथ खड़े कर दिए। इंजन से धुआं निकल रहा था। समय कम था और काम बहुत, इसलिए अदिति ने तय किया कि वे एक ऑटो रिक्शा से आगे का सफर तय करेंगी। उन्होंने हाथ देकर एक पुराना सा ऑटो रोका। चालक के चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में एक ईमानदारी की चमक थी। उसने बड़ी अदब से उन्हें बिठाया और मंजिल की तरफ बढ़ चला। कुछ ही दूरी पर शहर का सबसे व्यस्त चौराहा था, जहां कानून के रखवाले अपनी वर्दी का रौब झाड़ रहे थे। वहां तैनात था इंस्पेक्टर प्रताप, एक ऐसा शख्स जिसके लिए वर्दी सेवा का माध्यम नहीं बल्कि वसूली का हथियार थी। जैसे ही ऑटो उस चौराहे के करीब पहुंचा, प्रताप ने उसे रुकने का इशारा किया। ऑटो वाले ने झटके से ब्रेक मारा। प्रताप उसकी तरफ ऐसे बढ़ा जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की ओर बढ़ता है। उसकी आंखों में कानून की रक्षा का भाव नहीं बल्कि एक गरीब को लूटने की हवस थी। उसने कड़कती आवाज में कहा, ओए गाड़ी के कागज दिखा। बूढ़े चालक ने कांपते हाथों से अपनी जेब टटोली और फटे हुए कुछ कागज बाहर निकाले। प्रताप ने उन्हें एक नजर देखा और जमीन पर फेंक दिया। ये क्या कचरा दिखा रहा है? ना इंश्योरेंस है ना पोल्यूशन सर्टिफिकेट। चल 2000 रुपए निकाल वरना ऑटो अभी जब्त होगा। बेचारा चालक गिड़गिड़ाने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब अभी तो घर से निकला हूँ, बोहनी भी नहीं हुई है। कल जो कमाया था उससे बच्चों की स्कूल की फीस भरी है। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है साहब, कल पक्का दिखा दूंगा। लेकिन प्रताप के सीने में दिल नहीं पत्थर था। उसने चिल्लाकर कहा, अबे भिखारी, कानून मुझे मत सिखा। पैसा नहीं है तो ये ऑटो यहाँ खड़ा कर और दफा हो जा। जब ड्राइवर ने फिर से मिन्नतें की तो प्रताप ने आपा खो दिया और एक जोरदार तमाचा उस बूढ़े शख्स के गाल पर जड़ दिया। तमाचे की वो गूंज पूरे चौराहे पर फैल गई। सड़क पर सन्नाटा छा गया। लोग देख रहे थे लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी ऑटो की पिछली सीट से अदिति उतरी। उनकी आंखों में गुस्सा था लेकिन आवाज में एक अजीब सा ठहराव। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, इंस्पेक्टर साहब, ये कानून की कौन सी किताब में लिखा है कि कागज न होने पर आप किसी गरीब पर हाथ उठा सकते हैं? आपका काम चालान काटना है, गुंडागर्दी करना नहीं। प्रताप ने मुड़कर अदिति को ऊपर से नीचे तक देखा। एक साधारण लड़की को उसे नसीहत देते देख उसका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। प्रताप हंसा और बड़े ही भद्दे अंदाज में बोला, बड़ी आई कानून की वकालत करने वाली। तू कौन है बे? अपने काम से काम रख वरना तुझे भी इसी ऑटो वाले के साथ हवालात की सैर करा दूंगा। लगता है तुझे पुलिस की लाठी का स्वाद नहीं पता। अदिति ने फिर भी संयम बनाए रखा और कहा, यह आदमी मेहनत करके अपना पेट पाल रहा है। अगर इससे गलती हुई है तो कानून सम्मत कार्यवाही कीजिए। रिश्वत मांगना और मारपीट करना अपराध है। अब प्रताप पूरी तरह से आपे से बाहर हो गया। उसने अदिति को धक्का देने की कोशिश की और बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। उसने कहा, तेरी जैसी 2 टके की लड़कियों को मैं रोज सीधा करता हूँ, निकल यहाँ से वरना तेरा वो हाल करूंगा कि घर वाले भी नहीं पहचान पाएंगे। अदिति ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। उस पल उनकी खामोशी में एक तूफान छिपा था। उन्होंने प्रताप से कहा, आज तुमने सिर्फ एक इंसान पर हाथ नहीं उठाया है बल्कि उस भरोसे का कत्ल किया है जो जनता पुलिस पर करती है। याद रखना इंस्पेक्टर, इस थप्पड़ की गूंज बहुत दूर तक जाएगी। प्रताप अट्टहास करने लगा, जा जो उखाड़ना है उखाड़ ले, कलेक्टर की औलाद समझती है क्या खुद को? अदिति ने बिना कुछ कहे ऑटो वाले को वहां से चलने को कहा। रास्ते भर उनके कानों में उस थप्पड़ की आवाज और प्रताप की गालियां गूंज रही थी। उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब वे दफ्तर नहीं जाएंगी। अब वे उस अंधेरी खाई में उतरेंगी जहां से भ्रष्टाचार की ये जड़ें पनपती हैं। उन्हें उस थाने की हकीकत देखनी थी जहां प्रताप जैसे लोग पलते थे। अदिति ने अपनी बहन को घर भेजा और खुद एक नई योजना के साथ निकल पड़ी। उनके मन में अब केवल एक ही लक्ष्य था, इस पूरे सिस्टम की सड़ांत को दुनिया के सामने लाना। वे जानती थीं कि अगर वे अपनी असली पहचान के साथ थाने जाती तो उन्हें केवल सब ठीक है वाली रिपोर्ट मिलती। उन्हें उस चेहरे को बेनकाब करना था जो वर्दी के पीछे छिपा एक भेड़िया था। वे सीधे उस थाने की ओर बढ़ी जहां का प्रभारी खुद प्रताप था। शाम ढल रही थी और आसमान में गहराता अंधेरा शायद उस न्याय का संकेत था जो अब बिजली बनकर गिरने वाला था। जैसे जैसे वे थाने की सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी, उनका इरादा और भी फौलादी होता जा रहा था। उन्हें पता था कि आगे जो होने वाला है वो इस शहर के इतिहास में एक मिसाल बनेगा। लेकिन क्या वे अकेले इस पूरे भ्रष्ट तंत्र से लड़ पाएंगी? क्या थाने के भीतर भी उन्हें वही अपमान सहना पड़ेगा? ये सवाल उनके दिमाग में थे लेकिन उनके कदमों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। अदिति के कदम थाने की दहलीज पर पड़ते ही एक अजीब सी दुर्गंध और डर का एहसास हुआ। ये वो जगह थी जहां लोगों को न्याय की उम्मीद लेकर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ की हवा में केवल भ्रष्टाचार और बेबसी घुली हुई थी। शाम का धुंधलका गहरा चुका था और थाने के भीतर पीली रोशनी वाले बल्ब टिमटिमा रहे थे जो वहां के माहौल को और भी डरावना बना रहे थे।
अदिति ने अपनी वेशभूषा बदल ली थी। उनके बाल बिखरे हुए थे, कंधे पर एक पुराना सा थैला था और आंखों में एक ऐसी लाचारी का अभिनय था जो किसी भी दबंग पुलिस वाले को उसे दबाने का मौका दे सके। वे सीधे रिसेप्शन डेस्क की ओर बढ़ीं, जहां एक हवलदार कुर्सी पर पसरा हुआ अपनी वर्दी के बटन खोले बैठा था। जैसे ही उसने अदिति को देखा, उसने तिरस्कार भरी नजरों से उन्हें ऊपर से नीचे तक घूरा। अदिति ने धीमी और कांपती आवाज में कहा, साहब, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। एक रसूखदार आदमी ने मेरी झोपड़ी उजाड़ दी और मेरे साथ बदतमीजी की। हवलदार ने एक लंबी जम्हाई ली और टेबल पर रखी अपनी टोपी को ठीक करते हुए बोला, रिपोर्ट लिखवानी है? तुझे पता है यहाँ रिपोर्ट लिखने की फीस क्या है? 5,000 रुपये निकाल, तब जाकर तेरा नाम कागज पर चढ़ेगा, वरना चुपचाप यहाँ से दफा हो जा। अदिति ने मासूमियत से पूछा, लेकिन साहब, कानून में तो लिखा है कि रिपोर्ट दर्ज करना मुफ्त होता है, फिर आप पैसे क्यों मांग रहे हैं? ये सुनते ही हवलदार की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने जोर से मेज पर हाथ मारा और चिल्लाकर बोला, अहे भिखारी, तू मुझे कानून सिखाएगी? यहाँ मेरा कानून चलता है। अगर पैसा है तो बोल, वरना तुझे अभी हवालात की हवा खिला दूंगा। तभी अंदर के केबिन से वही चेहरा बाहर निकला जिसकी अदिति को तलाश थी, इंस्पेक्टर प्रताप। वो अपनी वर्दी का कॉलर ठीक करते हुए और मुंह में पान दबाए बाहर आया। उसे देखते ही अदिति के मन में उस थप्पड़ की याद ताज़ा हो गई जो उसने सुबह उस बुजुर्ग ऑटो वाले को मारा था। प्रताप ने अदिति को देखा, लेकिन उस फटे पुराने कपड़ों वाले वेश में वो उसे पहचान नहीं पाया। उसने हवलदार से पूछा, क्या बात है बे, ये छोकरी क्यों शोर मचा रही है? हवलदार ने हंसते हुए जवाब दिया, साहब, ये मुफ्त में इंसाफ मांग रही है, कहती है कानून इसे हक देता है। प्रताप एक कुटिल मुस्कान के साथ अदिति के करीब आया। उसकी मुंह से आने वाली शराब और तंबाकू की बदबू अदिति के सब्र का इम्तिहान ले रही थी। प्रताप ने अपनी लाठी से अदिति के कंधे को सहलाते हुए कहा, सुन रही लड़की, ये थाना है, कोई खैरात की दुकान नहीं। यहाँ वही होता है जो मैं चाहता हूँ। अगर अपनी रिपोर्ट लिखवानी है तो 5 नहीं, अब 10,000 लगेंगे, और अगर पैसे नहीं हैं तो कुछ और तरीके से भी हिसाब चुकता कर सकती है। उसकी आंखों में छिपी गंदी नीयत को देखकर अदिति का खून खौल उठा, लेकिन उन्होंने खुद को काबू में रखा। उन्होंने देखा कि थाने के बाकी सिपाही भी इस तमाशे का आनंद ले रहे थे। कोई गरीब आदमी कोने में बैठा रो रहा था और कोई अपनी जमानत के लिए मिन्नतें कर रहा था। ये दृश्य देखकर अदिति को यकीन हो गया कि ये पूरा थाना ही सड़ चुका है। यहाँ कानून का नहीं, बल्कि भेड़ियों का राज है जो जनता का खून चूस रहे हैं। अदिति ने हिम्मत जुटाकर फिर कहा, इंस्पेक्टर साहब, आप वर्दी पहनकर जनता को लूट रहे हैं। क्या आपको डर नहीं लगता कि अगर बड़े अधिकारियों को पता चला तो क्या होगा? प्रताप जोर जोर से हंसने लगा। उसके ठहाकों से पूरा थाना गूंज उठा। बड़े अधिकारी? अरे वो भी हमारे ही टुकड़ों पर पलते हैं। इस इलाके का राजा मैं हूं और मेरा हुक्म ही यहाँ का खुदा है, तो जिसे चाहे बुला ले, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने आगे बढ़कर अदिति का हाथ पकड़ने की कोशिश की और उसे घसीटते हुए हवालात की ओर ले जाने लगा। वो चिल्लाया, आज रात तुझे पता चलेगा कि पुलिस की ताकत क्या होती है, डालो इसे अंदर। अदिति के लिए ये दृश्य असहनीय होता जा रहा था। उन्होंने देखा कि कैसे एक महिला की गरिमा को सरेआम कुचला जा रहा था, लेकिन वे जानती थीं कि शिकार को पूरी तरह जाल में फंसने देना जरूरी है। जब प्रताप उन्हें सलाखों के पीछे धकेलने ही वाला था, तभी उन्होंने अपनी जेब से एक गुप्त रिकॉर्डिंग डिवाइस और अपना फ़ोन निकाला। उन्होंने एक विशेष नंबर डायल किया और फ़ोन को लाउड स्पीकर पर डाल दिया। उधर से एक कड़क आवाज़ आई, यस मैडम, हम थाने के बाहर खड़े हैं, आपका क्या आदेश है? ये सुनते ही प्रताप के माथे पर पसीना आने लगा। उसे लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है। अदिति की आंखों में अब वो लाचारी नहीं, बल्कि एक शिकारी की चमक थी। उन्होंने प्रताप की आंखों में सीधे झांकते हुए कहा, इंस्पेक्टर प्रताप, तुमने आज अपनी मौत का वारंट खुद साइन कर दिया है। तुमने सिर्फ एक औरत का अपमान नहीं किया, बल्कि पूरे संविधान का मजाक उड़ाया है। प्रताप हड़बड़ाकर पीछे हटा और चिल्लाया, तू पागल हो गई है क्या? किसे फोन कर रही है तू? तभी बाहर से सायरनों की आवाज गूंज उठी। दर्जनों पुलिस की गाड़ियां और सीनियर कमांडो दस्ते ने थाने को चारों तरफ से घेर लिया। पूरे थाने में खलबली मच गई। सिपाही अपनी बंदूकें छोड़कर इधर उधर भागने लगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस शेरनी को उन्होंने पिंजरे में डालने की कोशिश की थी, वो खुद इस जंगल की सबसे बड़ी अधिकारी है। अदिति ने अपने बिखरे बालों को समेटा और एक गहरी सांस ली। उन्हें पता था कि अब खेल का वो हिस्सा शुरू होने वाला है जहां शिकारी खुद शिकार बन जाता है। प्रताप का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, उसके हाथ कांप रहे थे और वो समझ नहीं पा रहा था कि ये साधारण सी लड़की अचानक इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई। लेकिन उसे क्या पता था कि ये सिर्फ एक शुरुआत है, असली सज़ा तो अभी बाकी थी। सायरन की आवाज़ें अब कानों के पर्दों को फाड़ने लगी थीं। थाने के बाहर लाल और नीली बत्तियों की चमक ने अंधेरी रात को दिन में बदल दिया था। इंस्पेक्टर प्रताप, जो अब तक खुद को इस इलाके का बेताज बादशाह समझ रहा था, उसके चेहरे का रंग हल्दी जैसा पीला पड़ गया। उसने देखा कि जिले के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी
एसपी और कमांडो दस्ता तेजी से थाने के भीतर दाखिल हो रहे हैं। प्रताप लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा और हकलाते हुए बोला, सर, आप इतनी रात को? कोई खास ऑपरेशन है क्या? लेकिन एसपी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उन्होंने सीधे उस लड़की की ओर रुख किया जिसे प्रताप ने अभी अभी गाली दी थी और उसे हवालात में डालने की धमकी दी थी। पूरे थाने की सांसें तब थम गईं जब एसपी ने अपनी टोपी उतारी और अदब से झुककर कहा, जय हिंद मैडम, हमें पहुंचने में थोड़ी देर हो गई, माफी चाहता हूं। अदिति ने अपनी आंखों से वो मासूमियत का पर्दा हटा दिया था। अब उनकी आंखों में एक ज्वाला थी जो किसी को भी भस्म कर सकती थी। उन्होंने शांत मगर बर्फीली आवाज में कहा, देर नहीं हुई है साहब, बल्कि सही वक्त पर आए हैं। देखिए, आपके इस काबिल इंस्पेक्टर ने मेरे लिए हवालात का दरवाज़ा खोल रखा है। प्रताप के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। सुबह का वो ऑटो वाला हादसा, इस लड़की का विरोध और फिर इसका यहाँ आना, उसे अपनी सबसे बड़ी भूल का एहसास हो चुका था। प्रताप के हाथ पांव कांपने लगे। उसने कांपती आवाज में पूछा, मैडम, आप कौन हैं? अदिति ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़े ही ठंडे लहजे में जवाब दिया, मैं अदिति वर्मा हूं, इस जिले की नई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम, वही जिसे तुमने सुबह 2 टके की लड़की कहा था और अभी अभी जिसके चरित्र पर कीचड़ उछाला है। ये सुनते ही प्रताप के हाथ से उसकी लाठी छूटकर फर्श पर गिर पड़ी। उसकी वो सारी हेकड़ी, वो सारा अहंकार और वो सत्ता का नशा एक पल में काफूर हो गया। थाने के बाकी सिपाही जो अब तक अदिति का मजाक उड़ा रहे थे, अपनी जगह पर पत्थर की मूर्ति बन गए। अदिति ने एसपी की ओर मुड़कर कहा, साहब, इस थाने में कानून नहीं बल्कि गुंडों का राज चल रहा है। यहाँ रिपोर्ट लिखने की कीमत 5,000 रुपये है और एक महिला की गरिमा की कीमत कुछ भी नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे ये लोग जनता का खून चूस रहे हैं। उन्होंने वो रिकॉर्डिंग डिवाइस मीज़ पर रख दी जिसमें प्रताप और हवलदार की हर एक घटिया बात कैद थी। प्रताप अब गिड़गिड़ाने लगा। वो अदिति के पैरों में गिरने की कोशिश करने लगा और रोते हुए बोला, मैडम, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप डीएम साहिबा हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, एक बार मौका दे दीजिए। अदिति ने नफरत से अपना पैर पीछे खींच लिया और गरज कर कहा, गलती? ये गलती नहीं है प्रताप, ये तुम्हारा पेशा बन चुका है। अगर आज मैं डीएम नहीं होती, एक साधारण लड़की होती, तो क्या तुम मुझे माफ़ करते? क्या तुम उस ऑटो वाले को माफ़ करते जिसे तुमने सरेआम थप्पड़ मारा था? उनकी आवाज़ में एक ऐसा वजन था कि दीवारें भी कांपने लगी थीं। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, एसपी साहब, इंस्पेक्टर प्रताप और इस भ्रष्ट हवलदार को अभी इसी वक्त हिरासत में लीजिए। इनकी वर्दी उतारिए, क्योंकि ये इस पवित्र पोशाक के लायक नहीं है। इन्हें उसी हवालात में डालिए जहां ये मुझे भेजने की तैयारी कर रहे थे। कमांडोज ने झपट्टा मारकर प्रताप को पकड़ लिया। उसकी वर्दी से सितारे नोच लिए गए और उसे धकेलते हुए सलाखों के पीछे ले जाया गया। वही सलाखें जिनका खौफ दिखाकर वो गरीबों को डराता था, आज उसका अपना नसीब बन चुकी थीं। पूरे थाने में सन्नाटा पसरा था, सिवाय प्रताप की सिसकियों के। लेकिन अदिति का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने पूरे थाने के रिकॉर्ड्स को सील करने का आदेश दिया। वे जानती थीं कि भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं और उन्हें उखाड़ने के लिए अभी और भी बड़े वार करने होंगे। अदिति ने खिड़की से बाहर देखा, जहां रात अब ढलने की कगार पर थी। उन्हें पता था कि कल की सुबह इस शहर के लिए एक नया पैगाम लेकर आएगी। प्रताप की गिरफ्तारी तो सिर्फ एक मोहरा गिरने जैसा था, अभी तो पूरी शतरंज की बाजी जीतनी बाकी थी। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था कि जब तक इस शहर के हर प्रताप का अंत नहीं हो जाता, वे चैन से नहीं बैठेंगी। अदिति के आदेश की गूंज अभी भी थाने की दीवारों में थमी नहीं थी। इंस्पेक्टर प्रताप और उसके सहयोगियों को उन्हीं सलाखों के पीछे धकेल दिया गया था जहां से वे बेगुनाहों का मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन अदिति जानती थीं कि असली लड़ाई अभी शुरू हुई है। अंधेरी रात अब धीरे धीरे छट रही थी और आसमान में भोर की पहली किरण फूटने को तैयार थी। ये किरण सिर्फ एक नए दिन का संकेत नहीं थी, बल्कि इस जिले के प्रशासनिक इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत थी। अदिति ने रातों रात भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी की टीम को बुलवाया और पूरे थाने के पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड्स को जब्त करने का निर्देश दिया। अगली सुबह जब शहर के लोगों ने अखबार खोला और टीवी चालू किया, तो हर जगह सिर्फ एक ही खबर थी। छद्मवेश में पहुंची डीएम अदिति वर्मा ने भ्रष्ट इंस्पेक्टर प्रताप का साम्राज्य ढहाया। पूरे शहर में जैसे उत्सव का माहौल बन गया। वो बूढ़ा ऑटो वाला जिसे प्रताप ने तमाचा मारा था, जब उसे ये खबर मिली तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसाफ की उम्मीद उसने छोड़ दी थी, वो इतनी जल्दी और इतनी मजबूती से उसके दरवाजे पर दस्तक देगा। लेकिन प्रताप और उसके गिरोह के लिए ये सिर्फ शुरुआत थी।
कुछ ही हफ्तों के भीतर मामला अदालत की दहलीज तक पहुंच गया। अदालत कक्ष खचाखच भरा हुआ था। प्रताप, जो कभी अपनी वर्दी के अहंकार में जमीन पर पैर नहीं रखता था, आज एक अपराधी की तरह सिर झुकाए खड़ा था। अदिति ने खुद गवाह के तौर पर खड़े होकर वो सारी रिकॉर्डिंग्स और सबूत पेश किए जो उन्होंने उस रात जुटाए थे। सरकारी वकील ने दलील दी कि प्रताप जैसे लोग समाज के रक्षक नहीं बल्कि भक्षक हैं, जो वर्दी की आड़ में अपना घर भरते हैं और गरीबों का गला घोटते हैं। बचाव पक्ष के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सबूत इतने ठोस थे कि उन्हें झुटलाया नहीं जा सकता था। जज साहब ने फैसला सुनाना शुरू किया। कानून की रक्षा करने वालों का कानून तोड़ना सबसे बड़ा अपराध है। इंस्पेक्टर प्रताप ने न केवल अपने पद का दुरुपयोग किया, बल्कि एक महिला और एक असहाय नागरिक के आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाई। अदालत ने प्रताप को भ्रष्टाचार, मारपीट और पद के दुरुपयोग के जुर्म में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उसकी सारी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया गया, ताकि उस पैसे से उन लोगों को मुआवजा दिया जा सके जिन्हें उसने लूटा था। सजा सुनते ही प्रताप के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। उसे एहसास हुआ कि कानून के हाथ वाकई बहुत लंबे होते हैं और सत्ता का नशा एक दिन उतरता जरूर है। अदालत से बाहर निकलते ही मीडिया ने अदिति को घेर लिया। कैमरों की फ्लैश और सवालों की बौछार के बीच अदिति के चेहरे पर एक शांत गरिमा थी। उन्होंने माइक थामते हुए केवल इतना कहा, "ये जीत मेरी नहीं है, ये हर उस इंसान की जीत है जो चुपचाप अन्याय सहता है। वर्दी डर का नहीं बल्कि भरोसे का प्रतीक होनी चाहिए। आज से इस जिले में वही राज करेगा जो जनता की सेवा करेगा, ना कि वो जो जनता पर हुकूमत करेगा।" उनकी इस एक बात ने पूरे प्रशासन में खलबली मचा दी। भ्रष्ट अधिकारियों के मन में खौफ बैठ गया, जबकि ईमानदार कर्मचारियों को एक नई ऊर्जा मिली। अदिति ने इसके बाद रुकने का नाम नहीं लिया। उन्होंने पूरे जिले में ओपन दरबार की शुरुआत की, जहां कोई भी आम आदमी सीधे उनसे मिल सकता था और अपनी शिकायत दर्ज करा सकता था। वो ऑटो वाला अब चैन की नींद सोता था, क्योंकि अब उसे किसी प्रताप को रिश्वत नहीं देनी पड़ती थी। शहर की गलियों में अब डर नहीं बल्कि सुरक्षा का एहसास था। अदिति ने साबित कर दिया कि अगर एक व्यक्ति ठान ले तो वो अकेले ही पूरे सड़े हुए सिस्टम को हिला सकता है। शाम की ढलती धूप में जब अदिति अपनी खिड़की से शहर को देख रही थीं, तो उन्हें वो दिन याद आया जब उन्होंने पहली बार उस ऑटो वाले का अपमान देखा था। आज वो अपमान न्याय में बदल चुका था। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपनी मेज पर रखे सत्यमेव जयते के प्रतीक को छुआ। उन्हें पता था कि भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने उस दीवार में ऐसी दरार डाल दी थी जिसे अब कोई भर नहीं सकता था। एक नए सवेरे की धूप अब पूरे शहर पर खिलखिला रही थी और अदिति के कदमों की आहट अब न्याय की धमक बन चुकी थी।